आज हमारी आईएमए की टीम आई है पोखरण शहर में स्नेहा से मिलने। स्नेहा ने अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की आईएमए से 2022 में और 2024 में उन्हें सफलता मिली और उसी के साथ उनका सिलेक्शन हुआ एसएनएमसी जोधपुर में। आज हम उनकी एक्सपीरियंस स्टोरी और उनकी स्ट्रगल सुनते हैं उन्हीं से। हेलो स्नेहा। हाय। तो कैसा लग रहा है जो आपने सपना देखा था डॉक्टर बनने का वो अब पूरा हो रहा है? ऐसा लग रहा है जो सपना मैंने देखा था मैं उसको जी रही हूँ एज अ कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट। तो आपने नीट प्रिपरेशन के लिए कब से प्लान किया था? ये आपका सपना कब था डॉक्टर बनने का? एग्जैक्टली तो मैंने ट्वेल्थ के बाद डिसाइड किया था कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। 11th-12th में मैंने साइंस बायो हमारे स्कूल टीचर ने बोला तब लिया था, और उसके बाद मैंने 12th के बाद एकदम ऐसे परफेक्टली सोचा कि हाँ मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर आपने नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जब प्लान किया तो राइट कोचिंग को सर्च करने के लिए आपके दिमाग में क्या फैक्टर्स थे? मतलब कि मैं पहली बार घर से बाहर जा रही थी, तो उसके लिए फिर हमने नियर बाई कोचिंग्स फाइंड करना स्टार्ट किया। और फिर यहाँ से नियर बाई जोधपुर है, तो फिर वहाँ पे कोचिंग फाइंड करना स्टार्ट किया। तो फिर हमें पता चला आईएमए के बारे में कि आईएमए, फिर हमने उसके बारे में और थोड़ा ऑनलाइन देखा कि वहाँ पे सिलेक्शन रेशियो क्या है वहाँ का, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। फिर यहाँ पे लोकल से पूछा कि फिर उन्होंने बताया कि हाँ आईएमए बहुत अच्छी कोचिंग है, आप देख सकते हो। तो फिर हमने आईएमए के लिए एक बार विजिट करने का सोचा, और फर्स्ट विजिट में हमने फिक्स कर लिया कि हाँ हमें आईएमए ज्वाइन करना है और वहीं से नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। कोचिंग के हॉस्टल में ही थी आईएमए की। ओके। एंड उसके अलावा आपको वहाँ पर गाइडेंस और एनवायरनमेंट कोचिंग में कैसा मिला? कोचिंग का इन्वायरमेंट घर के जैसा है। मतलब अगर आप मतलब कि ऐसे मैंने सुना है लोगों से कि एक बार घर से बाहर जाने के बाद मन नहीं लगता है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो सबको आती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत आसान है सफ़र। मतलब इतना सफ़र नहीं करना पड़ता आसानी से, इतना फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है, घर के जैसा है। बिल्कुल। आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता था दिन भर के लिए? पढ़ाई कितना टाइम करते थे? कोचिंग कितने बजे से कितने बजे जाते थे? शेड्यूल आप अपना शेयर कीजिए। कोचिंग 8 से 1 तो हमारी कोचिंग टाइम होता था। तो सुबह उठना, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट, और सुबह आंटी हमें विज़िट करके उठा देती थी हर रूम टू रूम। तो फिर वो आंटी उठा देती थी, फिर उसके बाद में रेडी होना कोचिंग के लिए, ब्रेकफास्ट करना, और फिर 8 से 1 हमारा कोचिंग रहता था। तो कोचिंग के बाद में वापस आना, फिर लंच करना, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर रिवाइज़ करना जो बताया था टीचर्स ने, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ये सब। फिर नाइट में वापस वो दिन में क्या देखा, कल क्या टीचर पढ़ा रहे, तो उसको एक बार थोड़ा सा देख के। तो आपके अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज होती है, संडे टू संडे टेस्ट होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में? सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है सिलेक्शन दिलाने में तो वो टेस्ट ही है, और रिवीजन। और मतलब कि जो टीचर्स ने यहाँ पे टेस्ट प्रिपेयर, अगर आप टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आप देख रहे हो कि हाँ मेरे मार्क्स कम है, उससे आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि मैं टेस्ट को नहीं दे रही, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। तो उनके लिए आप क्या सोल्यूशन बताएंगे? अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप टीचर को जाके, फैकल्टी है वहाँ पे, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी है, तो उनको जाके बताओ कि हाँ हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। तो वो आपको राइट वे में गाइडेंस करेंगे कि हाँ आपके मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं और आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे बायो का क्वेश्चन है, तो बायो में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके रिविजन में कहीं एरर आ रहा है, तो वो बायो फैकल्टी। और आपको अगर फिजिक्स में कम है तो क्या पता आप नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस नोट्स से होंगे, लेकिन आप उनको मतलब कि रिवाइज एकदम ऐसे रिमेंबर करने की चीज़ कर रहे हो, लॉजिक नहीं देख रहे हो, तो फिर वो आपको टीचर जैसे बता रहे हैं वैसे उनको सॉल्व करो, तो बेटर रहेगा। तो आपके लिए एक स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का क्या रोल रहता है? डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, भले आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, आप मोटिवेटेड हो या नहीं हो, आपका काम करने का, आपको पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आप डिसिप्लिन दो उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे पढ़ना है। अगर आप में ये है तो फिर आपका सिलेक्शन गारंटेड है। फैकल्टीज की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट रहा था? फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। मतलब कि स्टार्टिंग से मैं कोई टॉपर नहीं थी, मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही थी, और ऊपर से मैंने लेट स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, जो मुझे सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक लगती है कि अगर मैंने 11th-12th में ये सोच लिया होता कि मुझे आईएमए जाना है या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर थोड़ा जल्दी होती चीज़ें, जो अभी थोड़ी डिलेज हो रही है। लेकिन फैकल्टी हर टाइम, एक तो होता है जो एकेडमिक सपोर्ट होता है और एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है। तो वो इमोशनली भी आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपको इस तरीके से, वो आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे कि आपको एक, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए ये भी लगेगा कि आप AIR 1 भी ला सकते हो, और वो हो भी सकता है अगर आप उनकी कई बातों को मानो, उनके नोट्स पढ़ो।
जैसे कि जो बच्चों का फियर है सबसे ज़्यादा फिजिक्स, मैंने जितना सुना है मुझे वो फेवरेट लगता है, लेकिन हाँ मैंने मोस्ट ऑफ का सुना है कि फिजिक्स नहीं हो रही है दीदी, या फिजिक्स नहीं हो रही है हमसे। तो फिजिक्स के जो फैकल्टी के नोट्स है ना, उसमें से ही वो लॉजिक के क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज होगी। मतलब कि 60% पेपर तो एग्जैक्ट वही डाटा, बस थोड़ा सा डाटा चेंज होगा ऐसा आएगा, और बाकी सब नोट से आएगा। तो फिर वही है कि So, फैकल्टी का दोनों तरीके से सपोर्ट था। ओके, जो नोट्स आपको कोचिंग से मिलते थे या टेस्ट होते थे या रिवीजन जो भी चलता था, उसमें जो पैटर्न्स के क्वेश्चन आते थे, क्या सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपने नीट एग्जाम में देखे? हाँ, ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही था। कुछ भी आपको अलग देखने को मिला जो मैंने नहीं पढ़ा हो पहले, या फिर सब देखा हुआ लग रहा था? नहीं, देखा हुआ तो सभी था, सब नोट्स में से था। ओके, तो जब आपने कोचिंग ज्वाइन किया तब आपके फर्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे निकले थे? आपको पहले पहले कैसा लगने लगा था, क्योंकि आपने शहर चेंज किया, आप हॉस्टल में रहने लगे, तब आपको कैसी फीलिंग आती थी? मुझे 1 से 2 महीना तो वहाँ पे एडजस्ट होने में लग गया कि कोचिंग जाना है, फिर मेस में, फिर धीरे-धीरे बॉन्डिंग बढ़ गई। बॉन्डिंग जैसे कि हमारे वहाँ पे वार्डन थे, तो उनसे बॉन्डिंग अच्छी हो गई। टीचर्स थे, तो टीचर्स से भी थोड़ी बहुत बात होनी स्टार्ट हो गई। फिर वहाँ पे एआर सर, डायरेक्टर सर बोले कि वो हर संडे टू संडे बच्चों से बात करते थे। हॉस्टल के बच्चों से भी अलग से बात करते थे और क्लासरूम में अलग से बात करते थे। तो उनसे इंटरेक्शन होने लग गया, फिर मार्क्स आने लग गए, तो फिर धीरे-धीरे सब नॉर्मल होने लग गया। मैनेजमेंट से कितना सपोर्ट मिलता था आपको? सपोर्टिव था, मतलब कि मैनेजमेंट से। आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को कितना डाउट सॉल्विंग सेशंस के लिए आगे जाना चाहिए, पुश करना चाहिए? डाउट्स, अगर आपको हर चीज़ में फोमो नहीं होना चाहिए कि हाँ वो कर रहा है तो फिर वो जा रही है या फिर ये जा रही है तो हम साथ साथ में जा रहे हैं। आपको खुद को होना चाहिए, आज मेरे इतने डाउट्स हैं और मुझे ये क्लियर करके ही सोना है, भले कोई साथ वाली जा रही है नहीं या फिर कुछ भी हो रहा है। आपको अपने खुद से जाना है कि हाँ मेरे डाउट्स है और मुझे ये क्लियर करके सोना है, तो ये होना चाहिए। तो आपकी जो पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, आप क्या डेली गोल सेट करते थे या वीकली गोल सेट करते थे? गोल्स मेरा ऐसा था कि जो कोचिंग में सर ने बोला है वो करना है और उसके ही क्वेश्चन लगाने हैं। इतना कर लिया तो फिर मुझे लगता रहा हाँ सही है, फिर लास्ट में फिर थोड़ा बहुत प्लान वे में रिवीजन वगैरह थोड़ा अडॉप्ट किया। फिर आपके कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कुछ मंथ्स बीते, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, मार्क्स में भी एंड इमोशंस में भी, बट जब नीट एग्जाम पास आने लगा तब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही थी? आपने कैसा फील किया और कोचिंग से कितना सपोर्ट मिला आपको उस वक्त? तो जब हमारे सब सिलेबस ख़त्म हो चुका था तो फिर हमारे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे और क्लासेस भी अभी कम हो चुकी थी। मतलब कि रिवीजन क्लासेस चल रही थी और डाउट सेशंस चल रहे थे। तो उस टाइम मुझे रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान करने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैं मैनेजमेंट फैकल्टी के पास जाती थी और मैं मेरा मैनेजमेंट से प्लान करवाती थी कि मुझे रिवीजन कैसे करना है, किस सब्जेक्ट में, ताकि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो सके। सबसे ज़्यादा मेरे बायो में हेल्पफुल हुई कि मुझे उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत मार्क्स कम आ रहे थे। जो सबका प्लस पॉइंट होता है बायो, वही मेरा वीक पॉइंट बन गया था। तो फिर टीचर से पूछना और मैनेजमेंट से वो रिवीजन प्लान कराना। सबसे वीक टॉपिक कौन सा रहा था आपका? सब्जेक्ट में बायो मेरा सबसे वीक था, जो मैंने लास्ट में जाके इम्प्रूव करने की ट्राई किया। इम्प्रूव कैसे किया आपने? मतलब कि मैं उसको बस याद नहीं कर रही थी, मैं उसके क्वेश्चंस के थ्रू उसको याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, फिर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक हो रही है और फिर उससे जाके वापस रिवाइज कर रही हूँ। तो उससे मेरी बायो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। फिर आपने जब फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम दिया उस दिन के बारे में आप बताइए मुझे। उस दिन तो फिर मतलब कि मैं कोचिंग हॉस्टल में ही थी, तो वहाँ पे मतलब कि मुझे रात को बहुत नींद ही नहीं आ रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि कल मेरा पेपर है, मेरा एक पूरा साल का उसमें मेहनत जाने वाला है। तो फिर पूरी रात को तो मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं सुबह उठी, फिर पेरेंट्स आने वाले थे, तो उससे पहले मैं आंटी के पास चली गई कि आंटी मुझे थोड़ा डर लग रहा है और अभी। तो फिर आंटी ने समझाया कि ये बहुत नॉर्मल है, तूने पूरे साल मेहनत की है तो फिर रिजल्ट आएगा ही आएगा। और फिर उसके बाद तो हम पेपर देने गए और फिर पेपर के ड्यूरिंग कैसा फील हो रहा था 3 घंटे में? पेपर के पहले तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत ही डर लग रहा है कि पेपर में क्या आएगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया बायो सेक्शन से, फिर फिजिक्स, तो फिर वो धीरे धीरे बायो सेक्शन ख़त्म करते करते कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पेपर मैं कर तो सकती हूँ, मैं पेपर ईजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम होने के बाद में जब आपके मार्क्स आए, रिजल्ट आया, तब आपको कैसा लगा था? रिजल्ट आया तब तो एकदम बहुत ही हैप्पी माहौल है, बोल सकते हैं कि हाँ अभी सिलेक्शन हो ही गया, क्योंकि 609 मार्क्स बहुत इनफ होता है एक सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन फिर जैसे जैसे काउंसलिंग हुई, जैसे जैसे टाइम हुआ, तो फिर पता चला कि बहुत दूर कॉलेज मिल रहा है, इतना दूर मैं नहीं जा सकती। तो फिर उस टाइम थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि अभी मुझे बहुत डिले भी हो चुका था उस टाइम। नवंबर
अक्टूबर एंडिंग नवंबर आ चुका था, तो अभी मुझे वापस से स्टार्ट करना है, थोड़ा कम टाइम है, तो फिर उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर आया था, लेकिन फिर ठीक है, अब स्टार्ट किया। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे फिर से प्रिपरेशन करनी है? किसने आपको पुश किया था या आपका खुद का डिसीजन था? ये मेरा खुद का डिसीजन था कि हाँ, अभी बहुत दूर कॉलेज मिल रहा है और अभी मुझे वापस करना है, कि अभी मुझे सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर अब वापस प्रिपेयर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बार आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या चेंज आया था? मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैंने सिलेबस बहुत जल्दी कवर अप करने की कोशिश की थी, और उस टाइम मैं घर पे ही थी कि 2-3 महीने में मैंने मेरा सिलेबस ख़त्म किया। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग से नहीं किया, जो मेरे नोट्स थे उनको ही देखना वापस, जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इसमें मैंने मेरे नोट्स को वापस से देखा और उसके क्वेश्चंस लगाए जो मैंने पहले सॉल्व कर रखे थे, और 1-2 न्यू बुक उठा ली, जो मेरे मॉड्यूल्स थे उनको सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद मैंने 1-2 न्यू प्लस बुक उठा ली कि हाँ, इनको मुझे ख़त्म करना है। और बायो में मैंने एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा रिवीजन किए कि हाँ, मुझे पहले स्टार्टिंग में कि 20 डेज़ में पूरी कवर अप करनी है, फिर 15 डेज़ में, फिर 7 डेज़ में पूरी पढ़नी है, तो ऐसे। तो आपने नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट किया कि इतने डेज से मुझे ये सब्जेक्ट कवर अप करना है, जो आपने लगभग 2-3 महीने में पूरा कर दिया। बहुत अच्छी बात है इन स्टूडेंट्स के लिए, सीखने के लिए। उसके बाद में आपने क्या चेंजेस और पढ़ाई, कितने मॉक टेस्ट लगाए, कितने टेस्ट दिए? हमारे फिर मैंने आईएम में वापस, जहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे, तब आईएम में वापस ज्वाइन कर लिया। उस टाइम मैं हॉस्टल में थी, तो फिर वहाँ पे आईएमए में टेस्ट स्टार्टिंग में तो 7 डेज़ के गैप से टेस्ट होते थे फुल सिलेबस के, 4 टेस्ट हुए थे 7 डेज़ के गैप से। तब मैं वो भी दे रही थी, और जो मेरे प्रीवियस ईयर के जो फुल सिलेबस के टेस्ट थे उनको भी देख रही थी कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही थी, कहाँ पे लैग हो रहा था मेरा, तो इस बार मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो पहले मैंने वो फुल सिलेबस के टेस्ट दिए, और जो मेरे पिछले साल के पेपर्स थे फुल सिलेबस के वो देखे। फिर उसके बाद हमारे 3 डेज़ में टेस्ट होने लग गए थे, तो फिर वही पेपर देना और उसको सॉल्व करना, उसमें देखना कहाँ पे मिसिंग हो रही है, कहाँ पे चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ, कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही है, तो फिर वो देखना, मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करना, जो टीचर्स बताते हैं कि हाँ, आप अपनी मिस्टेक नोटबुक मेंटेन कर रहे हो, उसमें देखना कि हाँ, ये मिस्टेक मैं रिपीट तो नहीं करती। ये सबसे ज़्यादा इशू होता है बच्चों का कि वो एक ही मिस्टेक के लूप में फंसे रहते हैं, और वो आगे आगे की मिस्टेक्स तो देखते ही नहीं है, बस वो माइन्यूट सी मिस्टेक्स होती है, उसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो वो सबसे प्लस पॉइंट है कि आप मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करो जो टीचर्स बताते हैं, और फिर ऐसे ही पेपर पास आता गया, और फिर बस पेपर हो गया। तो आपने सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए रखे, रिपीटेड टेस्ट भी है। काफी स्टूडेंट्स टेस्ट देने से पीछे हटते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक टेस्ट देने, जो मॉक टेस्ट होते हैं, उनका स्टूडेंट लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, तो आप ऐसे इमेजिन करके दो कि आप नीट का पेपर दो। वो फियर लाके नहीं देना है पेपर कि हाँ, मैं नीट के पेपर के जितना फियर लाके हो, आपको नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, ऐसा नहीं सोचना। बस हाँ, ऐसे सोचना है कि अगर अभी मैं नीट का पेपर दूँ तो अभी मेरा क्या स्कोर रहेगा, और अगर आपके जैसे 450 मार्क्स आ गए तो आप बस वो रो रहे हो कि हाँ, मेरे 450 मार्क्स आए हैं सिलेक्शन के लिए, तो 550 560 ऐसे मार्क्स चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, 450 आ गए हैं मार्क्स आपके, तो आपके पास अभी 1 महीना है, आप 1 महीने में इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होगी, वो तो आप 10 दिन में इम्प्रूव कर लोगे। तो फिर ऐसे अपने मार्क्स को देखो, और फिर वो डाउट्स देखो। अभी करंटली 2 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली नीट का एग्जाम है। जो बच्चे अभी 450 या 400 मार्क्स पर अभी अटके हुए हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने मार्क्स इन 2 महीने में कैसे इंक्रीज करें? तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, अभी फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो चुके होंगे बच्चों के, तो आप उन फुल सिलेबस के टेस्ट में अपनी मिस्टेक्स देखो। माइन्यूट मिस्टेक्स को तो आपको अवॉइड करना ही, और जहाँ पे आप मेजर लैग करो, जैसे कि कुछ एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें से ही आपकी हमेशा मिस्टेक होगी, वो आपको मिस्टेक नोटबुक में देखोगे तब पता चलेगा कि आपके बायो में मॉलिक्यूलर से ही गलत हो रहे, तो वो मॉलिक्यूलर्स को वापस पढ़ोगे तभी वो इम्प्रूव होगा। ऐसे तो है नहीं कि आप रोगे कि हाँ, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो उससे बढ़ जाएंगे। तो प्रेशर मत लेके आओ, बस आप कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो कि हाँ, मुझे करना है और मैं करके रहूँगी या रहूँगा। आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में स्टडी करनी चाहिए या फिर लेट नाइट स्टडीज करनी चाहिए? बस स्टडी करनी चाहिए। मॉर्निंग और नाइट मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो फ्रेंड नाइट में कर रही है तो मैं नाइट में करके देख दूँ। एक्सपेरिमेंट मत करो। जो चीज़ें आपने फिक्स कर रखी है कि आपसे सुबह ही पढ़ा जाता है तो आप सुबह ही पढ़ पाओगे। आप नाइट में नहीं पढ़ सकते कि फ्रेंड पढ़ रही है तो उसके साथ मेरे को नाइट में पढ़ना है। जो आपने फिक्स कर रखा है जिससे आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो पढ़ो। बस गोल कंप्लीट करके सो के हाँ, गोल कंप्लीट हो गया मेरा, अभी मैं सोऊंगी। जब आप फिर से नीट का एग्जाम देने गए थे, तब वो दिन आपका कैसा निकला था? उस टाइम तो मुझे प्रेशर नहीं लग रहा था क्योंकि
फिर मैंने सीख लिया था कि हाँ, ये प्रेशर आएगा और मुझे अभी इसको आने नहीं देना है। ये मेरी और मिस्टेक्स करवाएगा पेपर में, तो मैं आराम से सो गई थी कि हाँ, ठीक है, कल पेपर है, अभी मुझे सो जाना चाहिए। ज़्यादा वो मिस्टेक नोटबुक मैंने मेरी देख ली थी एक बार, और जहाँ पे मैं हमेशा जो डाटा होते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, डाटा होता है, फिक्स डाटा, वो मुझे था कि मैं वो हमेशा भूलती थी। तो वो देख के सो गई थी और सुबह उठ के वापस वही एक बार मिस्टेक नोटबुक देखी और वो जो डाटाज़ थे, फ़ॉर्मूलाज़ थे, वो वापस देखा, जो मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह बना रखे थे, वो देखा और फिर मैं पेपर देने चली गई थी। फिर जब रिजल्ट आया उस दिन की खुशी आप मुझे बताइए। रिजल्ट तो ये तो एक्सपेक्टेड, मतलब ये तो टोटल क्या हुआ था कि हाँ 690 मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन हमारे मतलब कि रैंक में थोड़ा सा इन्फ्लेशन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, तो फिर उस टाइम थोड़ा शॉकिंग था। फिर वापस वो रीटोटलिंग री मार्क्स आए तो फिर ठीक हो गया था। जब आपको फाइनली आपको एसएन मेडिकल कॉलेज मिला जोधपुर में, तब आपको कितनी खुशी हुई? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब कि फैमिली और पेरेंट्स के लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था कि मतलब कि मैं कॉलेज जा रही हूँ फाइनली, जिसके लिए मैंने 2 साल मेहनत की है। तो फिर अब मैं भी बहुत खुश थी कि हाँ, मुझे फाइनली कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका है, अब मेरे को काउंसलिंग नहीं करवानी है। अभी मैं इस कॉलेज में बस 5.5 साल निकालना है। इस पूरी जर्नी में 2 इयर्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा लर्निंग क्या था? डिसिप्लिन, एक ही चीज़ मैंने सीखी कि जो मैं पहले बहुत मेस चीज़ें करती थी, बहुत ही जिसकी कभी मतलब कि कुछ चीज़ें फिक्स करके नहीं करती थी, अब मैं फिक्स करके करना सीख गई कि हाँ, ये टाइम पे ये करना है और ये करना ही है। कोचिंग में आपका आइडियल कौन था हमेशा से? कोचिंग में एज़ अ गाइडेंस के लिए तो अनीता दीदी, जो उनका सिलेक्शन हुआ था, मैंने एडमिशन लिया और उसी साल उनका सिलेक्शन हुआ था। तो वो हमें मिले थे रिज़ल्ट सेलिब्रेशन के टाइम पे, तो वो मेरे कॉन्टैक्ट में थे। और फिज़िक्स फैकल्टी के सर और एआर सर, ये मेरे इंस्पायर मतलब कि ये मुझे मोटिवेटिंग और एज़ अ मेंटर थे। तो जो अभी आने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो करंटली नीट एस्पिरेंट्स है या साइंस बायोलॉजी जिन्होंने ले रखा है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आपको उनको अपना गोल जल्दी फिक्स कर लेना चाहिए कि अगर उनको नीट करना है तो उनको 11th में ही कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए एज़ अर्ली, क्योंकि कोचिंग के साथ अगर आप 12th के साथ आपका सिलेक्शन होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, अगर आप 11th-12th से ही कोचिंग कर रहे हो राइट वे में। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले तो स्टार्टिंग से फिक्स कर लेना चाहिए। अगर आपने 11th में बायो ले रहे हो तो आपको एक चांसेस है कि आप नीट की प्रिपरेशन करोगे। तो अगर आपके नीट की प्रिपरेशन क्या है तो आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आईएम में जॉइन कर लेना चाहिए कि अगर आप कोचिंग ढूँढ रहे हो तो। और वहाँ का जो मैनेजमेंट और जो फैकल्टी है और जो उसके मॉड्यूल्स हैं, वो बहुत हेल्पफुल है सिलेक्शन दिलाने के लिए। ओके, सो स्नेहा, आपसे मैंने आपकी पूरी जर्नी सुनी है। अब हम आपके पेरेंट्स से सुनते हैं कि उनका क्या रिएक्शन था, उनकी कैसी जर्नी रही जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे नीट के लिए। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। सो आपको कैसा लग रहा है कि स्नेहा डॉक्टर बनने वाली, इसके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ने वाला है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। स्नेहा के डॉक्टर बनने का सपना जो साकार हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आज इसके दादाजी भी यहाँ होते तो उनको बहुत अच्छा प्राउड फील होता। इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगी कि ये डॉक्टर बन गई है? डॉक्टर बनने में जो इसका जो श्रेय है वो इसकी मेहनत और इसकी कोचिंग संस्थान को है। जहाँ पर इसने मन लगा के मेहनत की और जितना ही कोचिंग संस्थान आईएमए ने इसका सपोर्ट किया, जिसके कारण ये आज इस मकाम पे पहुंची है। जब 2 साल स्नेहा वहाँ पढ़ाई कर रही थी जोधपुर में, तब आप लोग क्या सोचते थे? क्या घबराहट होती थी आपके मन में? क्या डर लगता था? देखो, ये बड़ी कोचिंग के रूप में कि नीट की कोचिंग के लिए गई है, तो घर से दूर है तो उसका थोड़ा तो हमें फील होता ही था कि एक बच्ची को जब बाहर भेजते हैं। लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो गर्ल्स का हॉस्टल, वहाँ की जितने भी फैकल्टी, उन सब के व्यवहार से और उनके वार्डन जो थे उनके व्यवहार से हमें कभी ये चिंता नहीं रही कि ये असुरक्षित है, ये यहाँ पर घर के जैसा माहौल मिल रहा है। तो जो अभी बच्चे जो साइंस लेना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके माँ-बाप को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, एक बच्चे के जिस संस्थान में एज ए टीचर मैं कहूँ तो कि जिस संस्थान में अगर कोई बच्चे को एडमिशन अपन करवाते हैं तो वहाँ पहली चीज़ है फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी हो। दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन और तीसरी चीज़ है वहाँ के बिहेवियर। तो ये तीनों चीज़ें, अच्छी फैकल्टी, अच्छा डिसिप्लिन
और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का बिहेवियर IMA का बहुत बेस्ट है। वहाँ 2 साल का मेरा भी अनुभव है, स्नेहा वहाँ रही है, तो इन तीनों चीज़ों से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। और कोचिंग संस्थान में वहाँ रहने पर, हॉस्टल की सुविधाओं में, और जो टीचिंग स्टाफ है उनके डाउट क्लियर करने के तरीके, ये सारी चीज़ें मैं बिना झिझक कह सकता हूँ बहुत बेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल, हम सब पोखरन आए आप लोगों से मिलने के लिए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।